students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 18 the universe is continue. Okay, so previous video में हमने इस chapter में पढ़ा that natural satellites किसको बोलते हैं and human made satellites कौन से होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि satellites क्या होते हैं. ओके, तो स्पेस में कुछ छोटे छोटे सेलेशियल बॉडीज बोलते हैं, कुछ खगोलीय पिंड. ओके, तो छोटे छोटे लाखों करोड़ों खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्लैनेट्स एंड स्टार्स के अराउंड वो ऑर्बिट करते हैं. ओके, घूमते रहते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं. ओके, तो उन्हीं को हम क्या किसका नाम देते हैं, सैटेलाइट्स का. ओके, छोटे छोटे कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो प्लैनेट या फिर बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं उनकी ऑर्बिट करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, वो क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं. ओके, अब हमने पढ़ा नेचुरल सैटेलाइट्स कि नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से होते हैं. ओके, तो जो हमारी अर्थ है उसका नेचुरल सैटेलाइट्स मैंने आपको बताया और एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून. ओके, जो मून है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, उसकी परिक्रमा लगाता है. ओके, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या हुआ, मून. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा ह्यूमन मैड सैटेलाइट्स कौन से होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि जो ह्यूमन है उन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना दिए हैं. ओके, मशीनी सैटेलाइट्स बना दिए हैं और उन्होंने स्पेस में भेजा है. ओके, तो उनको क्या बोलेंगे, ह्यूमन मैड सैटेलाइट्स. ओके, और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो स्पेस में भेजे जाते हैं और इन सैटेलाइट से हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है रिगार्डिंग स्पेस से रिगार्डिंग एंड हमारी जो अर्थ है उससे रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये सैटेलाइट्स हमें देते हैं. ओके, तो आपको पता चल गया नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं एंड ह्यूमन मैड सैटेलाइट्स क्या होते हैं. ओके, देन आज जो हम पेज पढ़ेंगे दैट इज पेज नंबर 128. ओके, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 28. ओके, These satellites and spacecraft have special cameras and other equipments to get information from space. देखिए कौन से सैटेलाइट्स, ह्यूमन मैड सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट्स जो हम बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं और स्पेस में भेजते हैं. तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं या फिर स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं उनमें स्पेशल कैमराज लगे होते हैं. ओके, स्पेशल कैमराज और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट. ओके, तो इनसे हमें क्या मिलती है, स्पेस के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है. सैटेलाइट्स परफॉर्म मैनी स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्क्स. जो ये सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत तरह के स्पेशल काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं. जैसे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स टेक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस. जैसे कि वो सैटेलाइट्स जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं. ओके, तो वो क्या करते हैं, स्पेस से हमारी अर्थ कैसी दिखती है, स्पेस से अर्थ की अलग अलग पिक्चर्स लेते हैं. ओके, जिससे हमें स्पेस अर्थ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स टेक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस. ओके, वो सैटेलाइट्स जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं, ओके, रिमोट से जो चलाए जाते हैं उनके थ्रू उस स्पेस से वो अर्थ की पिक्चर लेते हैं. सम सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन वेदर इंफॉर्मेशन. कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो हमें वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, सम सैटेलाइट्स हेल्प इन लाइव टेलीकास्ट ऑफ प्रोग्राम सच एज क्रिकेट मैच. कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैचेस या फिर अदर गेम्स के जो मैचेस होते हैं उनका लाइव टेलीकास्ट हमें किससे दिखाई देता है. कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं. ओके, वो सैटेलाइट्स कहाँ होते हैं, स्पेस में. ओके, तो ये सब कौन से सैटेलाइट्स हैं, ह्यूमन मैड सैटेलाइट्स. वो सैटेलाइट जो हमने बनाए हैं, नेचुरल सैटेलाइट नहीं, वो सैटेलाइट्स जो हमने बनाए हैं और स्पेस में भेजे हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेस्टिनेशन मून. ओके, डेस्टिनेशन मून हम पॉइंट, ये जो है पैराग्राफ वो मैं पढ़ रही हूँ. लिसन केयरफुली, लुक इन योर बुक.
इफ़ यू लुक आउट ऑफ द विंडो एवरी नाइट, अगर आप हर रात विंडो में से बाहर की तरफ देखते हैं, यू विल सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून, आप मून की अलग अलग शेप्स देखेंगे। ओके, ये तो आपको भी पता है, जब हम मून को देखते हैं नाइट में, तब कभी मून फुल राउंड होता है, पूरा गोल होता है, कभी कैसा होता है, कभी छोटा होता है बिल्कुल नुकीली शेप में। ओके, कभी हाफ मून होता है, तो मून की शेप चेंज होती रहती है। The moon is special because it is a natural satellite that revolves around our planet Earth. मून हमारे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और हमारी अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिट करता है, घूमता रहता है। Since it has no atmosphere, it does not support any life, क्योंकि मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है, इसलिए ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। इसका मीनिंग ये है कि मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ कोई मानव रह नहीं सकता है। ओके, द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वह सन की जो लाइट होती है उसी को रिफ्लेक्ट करता है और उसी से वह चमकता है। ओके स्टूडेंट्स, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वह सन की जो रोशनी होती है उसी से वह चमकता है। द मून इज़ 3,84,403 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? 3,84,403 किलोमीटर। ओके, ऑन 20 जुलाई 1969 यूएस एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून। मून के ऊपर सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉट गया था उसका नेम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, मून के ऊपर सबसे पहले जाने वाला एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, जिसने सबसे पहले मून की सरफेस, मून की सतह पर पैर रखा। He was commander in charge of Apollo 11 and was accompanied by Michael Collins and Edwin Aldrin. ओके, अब देखिए जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो उनका जो स्पेस क्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट का नेम था अपोलो 11। ओके, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 का कमांडर था एंड अकम्पनीड बाय, मतलब उसके साथ और कौन कौन थे? माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन। दे कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने वहाँ पे बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए एंड टुक फोटोग्राफ्स, और वहाँ पर बहुत तरह की उन्होंने फोटोग्राफ्स भी ली। दे रिटर्न टू अर्थ विद अबाउट 22 kg ऑफ रॉक एंड सॉइल सैम्पल्स फॉर फर्दर स्टडी। अब जब वे धरती पे वापस लौटे तब वे अपने साथ क्या लेके आए? 22 kg ऑफ रॉक्स, मतलब वहाँ की जो चट्टानें थी उनके सैंपल एंड सॉइल सैंपल, वहाँ की जो मिट्टी थी उनके सैंपल वो अपने साथ लेके आए फर्दर स्टडी, फर्दर मतलब उनके बारे में स्टडी करने के लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो अपने साथ लेके आए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अदर ट्रैवलर्स टू स्पेस। अब इनके अलावा स्पेस में और कौन कौन गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। A squadron leader in the Indian Air Force, Rakesh Sharma, was the first Indian and 38th person to travel into space on 2 April 1984. 2 अप्रैल 1984 को स्पेस में जाने वाला फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन था? राकेश शर्मा। ओके, इंडिया का वो फर्स्ट पर्सन था एंड अगर पूरे वर्ल्ड को अगर हम लेते हैं देन उनका नंबर आता है 138। ओके, This was a joint program between the Indian Space Research Organization, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इसरो, ओके, एंड द सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। ओके, ये जब राकेश शर्मा स्पेस में गए तब ये जो प्रोग्राम था जाने का ये कंबाइन था। ओके, कंबाइन किसका? इसके अंदर कौन कौन? 2 एजेंसी कंबाइन थी। फर्स्ट एजेंसी इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है एंड सेकंड का नेम है सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। ओके, तो इन दोनों के कंबाइन प्रोग्राम से जो राकेश शर्मा थे वो कहाँ पे गए? स्पेस में।
He and the other astronauts spent 8 days in space aboard the Salyut 7 स्पेस स्टेशन। वह और उनके साथ जो अदर एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने स्पेस में कितने डेज स्पेंड किए? 8 डेज। उन्होंने स्पेस में 8 डेज स्पेंड किए अबोर्ड द सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन। ये एक स्पेस स्टेशन का नेम है जिनके अबोर्ड मतलब पास में, अबोर्ड का मीनिंग होता है पास में। ओके, तो इस स्टेशन के पास में उन्होंने स्पेस में 8 डेज स्पेंड किए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड राकेश शर्मा विद द अशोक चक्र। इंडिया की सरकार ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने राकेश शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया। जब वे स्पेस में जाके वापस अर्थ पे लौटे तब जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने अशोक चक्र से उनको ऑनर किया, सम्मान किया। Now come on the next page 129. Kalpana Chawla was an Indian American astronaut and space shuttle mission specialist. Okay, कल्पना चावला इंडिया एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। इंडिया एंड अमेरिका ये दो नेम इसलिए आए हैं क्योंकि बेसिकली कल्पना चावला इंडिया से बिलोंग करती थी, बट उन्होंने अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है दैट इज़ कॉल्ड नासा, जिसको नासा बोलते हैं, उन्होंने नासा को ज्वाइन कर लिया। तो नासा के थ्रू वो कहाँ पे गई थी? नासा के थ्रू वो स्पेस में गए थे। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, कल्पना चावला वॉज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस शटल मिशन स्पेशलिस्ट। और एक स्पेस शटल मिशन की वो स्पेशलिस्ट थी। शी वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा इंडिया। वह इंडिया के हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। शी जॉइंड नासा। उन्होंने नासा को ज्वाइन कर लिया। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उन्होंने नासा को ज्वाइन कर लिया। नासा को ज्वाइन उन्होंने किया इन 1995 में। 1995 में उन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया। हर फर्स्ट स्पेस मिशन बिगेन ऑन 19 नवंबर 1997। 19 नवंबर 1997 को उन्होंने अपना स्पेस मिशन स्टार्ट किया। She was part of the 6 astronaut crew that flew the space shuttle Columbia flight STS-87। जिस स्पेशल शटल में वो लोग स्पेस पे गए, ओके, तो उनका जो क्रू था, क्रू मतलब उसको बोलते हैं जो एक पूरा समूह था, ओके, एस्ट्रोनॉट का जो पूरा समूह था वो कितने मेंबर का था? 6 एस्ट्रोनॉट। उसके अंदर 6 एस्ट्रोनॉट थे। तो और उनका जो स्पेस शटल था उनका नेम था कोलंबिया फ्लाइट STS-87। ये उनके जो स्पेस क्राफ्ट था उनका नेम है। तो इस स्पेस क्राफ्ट में बैठ के उन्होंने अपनी स्पेस के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की। शी वॉज द सेकेंड इंडियन टू फ्लाई टू स्पेस। वह स्पेस में जाने वाली सेकेंड इंडियन थी, ओके, दूसरी भारतीय थी। एंड द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वूमन। और अगर हम वूमन लेते हैं तो वह इंडिया की पहली वूमन थी जो स्पेस में गई, ओके। अगर हम एज ए पर्सन लेते हैं तो वह इंडिया की सेकंड पर्सन थी। अगर वूमन में लेते हैं तो वह इंडिया की फर्स्ट वूमन थी जो स्पेस में गई। शी वॉज अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया। वह स्पेस शटल कोलंबिया में उनके जो शटल का नेम था, स्पेस क्राफ्ट का नेम था, उनका नाम था स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS। ये तो आपको मैंने पहले बताया था। तो उसमें बैठ के गए थे और उनके पास में उन्होंने अपनी स्पेस जर्नी की विच disintegrated on its way back to earth on 1st February 2003। ओके, 1 फरवरी 2003 में जब ये शटल स्पेस से वापस अर्थ के ऊपर आ रहा था तब ये क्या हो गया? डिसइंटीग्रेटेड हो गया। ये जब वे वापस आ रहा था तब ये स्पेस डिसइंटीग्रेटेड हो गया, मतलब टूट गया और ये पूरी तरह से जल गया। से इनकी जो स्पेस जर्नी थी वो क्या हुई? जब ये वापस आ रही थी तब ये
जल गया और इसमें आपको पता ही जो ये कल्पना चावला है और अदर जो 6 क्रू मेंबर्स थे उनकी भी डेथ हो गई थी, क्योंकि ये स्पेस क्राफ्ट वापस आ रहा था तब ये बीच में ही टूट गया और इसमें आग लग गई, जल गया, पूरी तरह से ये टूट गया था, डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और जितना मैंने पढ़ाया है, जस्ट आज मैंने 2 पेजेस पढ़ाए हैं, देन इन पेजेस की आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।